Good morning, students. Welcome to online classes of Heritage Public School. Hope you all are fine and doing well. Okay. So today we are going to start chapter 1 of SST. Please take out your books and open page number 1. So our first chapter is where, when and how. आपको पेज नंबर फर्स्ट पे ऑलरेडी गिवन है ये एक टाइमलाइन जिसमें आपको ये शो कर रखा है कि अर्ली मिडिवल पीरियड आपका कहाँ से कहाँ तक था एंड लेट मिडिवल पीरियड आपका कहाँ से कहाँ तक था। तो अर्ली मिडिवल पीरियड आपका था 700 to 1200 CE और उसमें कौन कौन से किंग्स जो थे प्रेजेंट थे वो भी आपको यहाँ पर गिवन है। एंड लेट मिडिवल पीरियड में दिल्ली सल्तनत एंड मुगल एम्पायर की वहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट थी। ओके, let's move on to the next page. So our topic is glimpses of the past. The ancient period of the Indian history ended with the death of Harsha. मतलब इसमें बोला गया है जो ancient period है इंडियन हिस्ट्री का वो कहाँ ख़त्म हो गया था, जब हर्षास की डेथ हुई थी। द प्रेजेंस ऑफ द पावरफुल डायनेस्टीज़, जो प्रेजेंस है पावरफुल डायनेस्टीज़ की जैसे कि पालाज हो गया, परिथाराज हो गया, राजपूताज हो गया, चोलाज हो गया, राजपूत हो गया, ये कब स्टार्ट हुई थी? अर्ली मिडिवल पीरियड में, जो अपन ने अभी टाइमलाइन में देखा। और लेट मिडिवल पीरियड में किसकी डायनेस्टीज़ थी? दिल्ली सल्तनत की एंड मुगल्स की। नाउ जब इंडिया को डिफरेंट पीरियड में डिफरेंट नाम से जाना जाता था, भारतवर्ष, भारत, हिंदुस्तान, ये कुछ नाम थे ओल्डन टाइम्स में इंडिया के। इंडिया द मॉडर्न नेम वाज फ्रॉम द हिस्टोरिकल रिवर इंडस। जो इंडियन नेम है, इंडिया का जो नेम है एक मॉडर्न नेम है और ये कहाँ से फ्रॉम हुआ है? रिवर इंडस से। द एंशियंट ग्रीक्स रेफर टू द इंडियंस एज इंडोय द पीपल ऑफ इंडस। जो इंडियन ग्रीक्स हैं वो इंडियंस को किस नाम से बुलाते हैं? इंडोय के नाम से। इनका मतलब है द पीपल ऑफ इंडस। ठीक है, तो इम्पैक्ट ऑफ द ज्योग्राफिकल फीचर ऑन इंडियन हिस्ट्री। अब इसमें बोला है कि क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा ज्योग्राफिकल फीचर का इंडियन हिस्ट्री में। सो लुक एट द गिवन मैप्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। व्हेन व्हाट कम टू योर माइंड व्हेन यू लुक एट दीज मैप? आपको आपके माइंड में क्या आता है जब आप ये दोनों मैप देखते हैं? सो इन दोनों मैप में कोई सिमिलैरिटी नहीं है। ओके, मैप 1 इज ऑफ 11454 CE, 1154 CE का ये वन मैप है। एंड सेकंड मैप इज ऑल अबाउट 1720 CE। ओके, द सेकंड मैप वाज यूज्ड बाय द यूरोपियन ट्रेडर्स। जो सेकंड मैप है ये यूरोपियन ट्रेडर्स के द्वारा यूज़ किया जाता था और यहाँ जो सेलर्स थे वो इंडिया में पहुँचने के लिए इसको यूज़ करते थे, क्योंकि आप जैसे देख सकते हैं जो सेकंड मैप है वो और डिटेल्ड मैप है। ओके, क्रोनोलॉजी एंड ज्योग्राफिकल लोकेशन आर द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर। क्रोनोलॉजी और ज्योग्राफिकल जो लोकेशन है वो दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है जो फॉर्मिंग द हिस्ट्री ऑफ ए कंट्री, किसी भी कंट्री की हिस्ट्री को फॉर्म करने के लिए। द ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द हिस्ट्री। जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है इंडिया की वो एक प्ले करती है सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया। The Great Himalayas in the north always acted as a barrier against the foreign invaders. जो ग्रेट हिमालयाज है हमारे नॉर्थ साइड में उन्होंने हमेशा एक्ट किया है, उन्होंने हमेशा फॉरेन इन्वेडर्स को, यानी कि जो बाहर से आ जाते हैं डाकू वगैरह या जो लोग हमला करने आते हैं हमारी कंट्री में, उससे हमारी कंट्री को हमेशा जो हिमालय है, ग्रेट हिमालय है नॉर्थ साइड में, उन्होंने हमेशा उसको एज अ बैरियर एक्ट किया है। बट द माउंटेन पासिस लाइक काइबर एंड द बोलान अलाउड ट्रेवलर्स एंड इन्वेडर्स टू एंटर इंडिया थ्रू द नॉर्थ वेस्ट। लेकिन जो माउंटेन पासिस है जैसे कि हो गए खाइबर और बोलान, इन्होंने अलाउ किया है ट्रेवलर्स को और इन्वेडर्स को कि वो इंडिया में नॉर्थ वेस्ट की तरफ से एंटर कर सकते हैं। The river in the northern plain helped in the settlement of the invaders and many cities and towns developed in these plains. The city and town located on the northern plain where the Ganga, the Yamuna and other rivers flowed become center of great significance for many empires. Okay, तो रिवर जो है नर्दर्न प्लेन में
ये हेल्प करती है सेटलमेंट के लिए। किसके सेटलमेंट के लिए? इन्वेडर्स के सेटलमेंट के लिए। एंड मैनी सिटीज़ एंड टाउन्स जो कि इन प्लेन्स में डेवलप हुए हुए हैं। द सिटीज़ एंड टाउन लोकेटेड ऑन द नॉर्दर्न प्लेन वेयर द गंगा, द यमुना एंड अदर रिवर फ्लोज बिकम सेंटर्स ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस ऑफ फॉर मैनी एम्पायर्स. Okay, so let's move on to the second page. So take out page number 3. In the southern region, the Vindhyas, the Satpudras acted as a barrier for invaders. सदर्न रीजन में जो विंध्यास है और सतपुरास है, इन्होंने एज ए बैरियर एक्ट किया है इन्वेडर्स के लिए. Hence, there were few rulers in the south who developed their unique culture. कुछ रूलर्स थे साउथ में जिन्होंने अपना ही यूनिक कल्चर वहाँ पर डेवलप किया था. The territories of the Cholas and the Pandyas had long coastlines. Therefore, they developed strong navies and established their empires across the Indian Ocean. जो टेरिटरीज थी चोलास की और पांड्यास की, उनकी जो थी कोस्ट लाइन बहुत लंबी थी. देयरफॉर इसी वजह से दे डेवलप स्ट्रॉन्ग नेवीज, उन्होंने नेवी आर्मी जो है बहुत अच्छी डेवलप कर ली थी. एंड इस्टेब्लिश देयर एम्पायर अक्रॉस द इंडियन ओशियन. तो इसी वजह से उन्होंने जो एम्पायर था वो पूरे इंडियन ओशियन पे अपना एम्पायर इस्टेब्लिश कर लिया था. Major historical development during the medieval period. So our next topic is this. Many changes were introduced by the invaders in various field. बहुत सारे changes introduce किए गए invaders के through various field में. field कौन कौन से थे? Political field थे, social और economic field में medieval period के दौरान. The invaders took advantage of के मरने के बाद, जब हर्षा किंग मर गया था उसके बाद जो हमारे यहाँ की कंडीशन थी, पॉलिटिकली कंडीशन थी, वो इनस्टेबल थी. इस वजह से जो इन्वेडर्स थे इस चीज़ का एडवांटेज ले रहे थे और इसी वजह से उन्होंने अपना एम्पायर यहाँ पर इस्टेब्लिश कर लिया. द मेन इन्वेडिंग ट्राइब विच केम टू इंडिया वर द टर्क्स, अफगान्स, पर्शियंस, मंगोल्स. दीज इन्वेडर स्पेशली द टर्क्स एंड द मंगोल्स had a strong impact on the Indian culture and tradition. Okay. Muslim invaders like Muhammad of Ghazni and Muhammad Ghori were followed by other Turks who founded the Delhi Sultanate. अब दिल्ली सल्तनत किसने बनाई थी? मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गौरी ने. ओके. The Mughal were the most powerful Turco-Mongol ruler who uprooted the rulers of Delhi Sultanate and gave a kind of political stability to our country. जो मुगल्स थे वो मोस्ट पावरफुल टर्को मंगोल रूलर्स थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत को ऊपर उठाया था. एंड गेव ए काइंड ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, हमारी कंट्री को उन्होंने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दी थी, लेकिन बहुत लंबे समय तक उन्होंने हमारी कंट्री को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दी थी. चेंजेस वर मेड एट द सोशल एंड इकोनॉमिक लेवल. चेंजेस जो है सोशल और इकोनॉमिक लेवल पे करे गए थे. एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर वाज मार्क्ड बाय द ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट. मतलब धीरे धीरे वो लोग फॉरेस्ट को क्लियर करते गए और वहाँ पे एग्रीकल्चर एक्सटेंड करते गए. कास्ट और जातीज एंड सब कास्ट गेन प्रोमिनेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड. जो जातिवाद था, कास्टिंग सिस्टम था, वो इस पीरियड में सबसे ज़्यादा ऊपर उठा था. द इन्वेडर्स ब्रॉट विद देम न्यू आइडियाज़. जो इन्वेडर्स थे वो खुद के साथ नए नए आइडिया भी लेके आए, जैसे कि पर्शियन व्हील लेके आए इरिगेशन के लिए, स्पिनिंग व्हील फॉर वीविंग क्लोथ्स. तो ये सब द प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड रीजनलाइजेशन वर इंटरडिपेंडेंट एंड हैड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन वन अनदर. जो प्रोसेस है सेंट्रलाइजेशन का एंड रीजनलाइजेशन का वो इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है और ये एक दूसरे के ऊपर ग्रेट इन्फ्लुएंस करता है. मेजर डेवलपमेंट एंड इम्पॉर्टेंट चेंजेस टुक प्लेस इन हिंदूज. भक्ति और सूफी मूवमेंट आया था जिस वजह से विच स्प्रेड द मैसेज ऑफ डिवोशन टू गॉड एंड लव. और ये भक्ति और सूफी मूवमेंट ने क्या किया था, आपने 6th क्लास में भी पढ़ा है कि इन्होंने क्या किया था, डिवोशन ऑफ गॉड एंड लव का मैसेज स्प्रेड किया था अमंग ऑल ह्यूमन बींग्स. सो ओके, सोर्सेज ऑफ मेडिवल हिस्ट्री. अब हम देखते हैं सोर्सेज क्या है मेडिवल हिस्ट्री के.
Historian depends on a variety of sources to learn about the past. जो historians हैं वो बहुत सारे sources पे depend है, एक source नहीं है. मेडिवल पीरियड के लिए यहाँ पर दो मेन सोर्स दिए गए हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्स और लिटरेरी सोर्सेज. आर्कियोलॉजिकल सोर्स वेरियस टाइप में डिफाइन किया गया है: एपिग्राफिक एविडेंस, न्यूमिस्टिक एविडेंस, बिल्डिंग स्कल्पचर, आर्टिस्टिक एविडेंस. ओके, नाउ इंस्क्रिप्शन. द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन और एपिग्राफ्स इज नोन एज एपिग्राफी. जो इंस्क्रिप्शन का स्टडी है उसको हम एपिग्राफी के नाम से जानते हैं. एपिग्राफ्स आर राइटिंग इनग्रेव्ड ऑन हार्ड सरफेस. जो एपिग्राफी है उसका मतलब एक हार्ड सरफेस पे राइटिंग. ओके, इनग्रेव्ड करते हैं ना, मतलब ऐसे इनग्रेव करते हैं हार्ड सरफेस लाइक स्टोन्स हो गए, पिलर्स हो गए, इन पे होती है एपिग्राफी. द इंस्क्रिप्शन वर रिटन इन वेरियस लैंग्वेजेस एंड इंस्क्रिप्ट. जो इंस्क्रिप्शंस थे वो बहुत सारी लैंग्वेजेस और बहुत सारी स्क्रिप्ट में लिखे गए थे. इन द एंशियंट पीरियड एपिग्राफी वाज मेड ऑन केव. और एंशियंट पीरियड में जो एपिग्राफी थी वो केव में करी जाती थी, वॉल्स में करी जाती थी, रॉक्स पे, स्टोन पिलर्स पे, इन सब पे करी जाती थी. लेकिन धीरे धीरे ये काई पे करी जाने लगी? कॉपर प्लेट्स पे. These inscription give brief detail of temples. ये इंस्क्रिप्शन जो है ब्रीफ डिटेल देते हैं किस पे? टेम्पल्स और स्टैचूज पे. और लॉन्ग टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ पोएम्स रिटन इन प्रेज ऑफ किंग्स. और इसमें जो है इस इंस्क्रिप्शन में वो क्या लिखी हुई होती है? पोएम्स. किसके लिए? किंग्स के लिए. ओके, फॉर टुडे योर होमवर्क इज just read out the whole chapter and note down whatever you don't understand. Okay, so we will continue tomorrow. Till then, stay at home, stay safe.